लोकेश शर्मा प्रकरण पर बोलते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन जो हकीकत है वह स्वयं उजागर हो रही। ये अनुसंधान का विषय है। हमने तो शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो कुछ 2020 में घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, पार्टी के नेतृत्व पर, मुझ पर अनेक तरह के लांछन लगाए गए। तब भी कहा था और अभी भी कहता हूं, क्योंकि वाद न्यायालय में, न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन जिस तरीके का बयान आया उससे लगता है कहीं ना कहीं आज जब वो खुद ही बोल चुके हैं तो आप पर जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, जिस तरीके से चीटाकशी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं वो दाग जो आज गलत साबित हो रहे हैं। नहीं, वो दाग ठहरे भी नहीं थे। जबरदस्ती कोई दाग चिपकाने की कोशिश करे, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेठी से नामांकन भर सकते हैं और उसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग खत्म होती है, अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक होगी। राहुल की उम्मीदवारी के लिए अंतिम फैसला जल्द हो सकता है और इसके लिए खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत भी चल रही। अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल जी को मेरा संदेश है कि मैं अमेठी तब आई जब केंद्र में आपकी मां की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं सौगंध खाती हूं कि अगले 5 साल में कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यक्रम में गुंडे भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे। सौगंध खा रही हूं आज आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। दूसरे चरण का प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत झोंक दी। चुनाव में नेता अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए। रिपोर्ट में देखिए। चुनावी घमासान और भीषण तपिश के बीच नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रचार के बीच सीएम भजनलाल शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने के रस का लुत्फ उठाते दिखे। सीएम की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बैठक कर रवाना हो रहे थे। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने की जूस की दुकान पर रुके और गन्ने के जूस का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही गन्ने की चरखी चलाने वाले परिवार से भी सीएम ने बात की और उनका हालचाल जाना। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम इस अनोखे अंदाज में दिखे हों। इससे पहले टपरी पर चाय पीने की भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी। सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अनोखे अंदाज में प्रचार करते दिखे हैं। वैभव आबू रोड के उपला खेजड़ा में आदिवासी गणगौर मेले में ढोल बजाते और थिरकते नजर आए। वैभव गहलोत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ढोल की थाप पर झूम उठे। वैभव गहलोत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। साफा मान और सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान में पगड़ी का सम्मान और मान बढ़ जाता है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत इन दिनों राजस्थान के रण में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कंगना रनौत केसरिया जोधपुरिया साफा पहने नजर आई। दरअसल कंगना
जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में रोड शो करने पहुंची थी। जैसलमेर वासियों ने कंगना रनौत पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। चुनावी समर में नेताओं के अनोखे अंदाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैली में बार बार यह ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में खतरनाक एजेंडा छिपा हुआ है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार आने पर देश में आर्थिक सर्वे का बड़ा दावा किया। लेकिन अब राहुल के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मचा है। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। There is an inheritance tax. मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। 24 के चुनावी चिराग से निकला विरासत टैक्स ताजा तरीन, तूफानी और दो धारी मुद्दा, जिस पर जोरदार सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी हमलावर हो गई है, कांग्रेस ने भी पलटवार जारी रखा है, लेकिन कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ये विरासत टैक्स? कौन है इस विरासत टैक्स को सुर्खियों में लाने वाले? क्या विरासत टैक्स की एंट्री 24 के चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? इसे जाने और समझे उससे पहले विरासत टैक्स का बखान सुनिए। कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, समझिए। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. विरासत टैक्स की वकालत बीजेपी के लिए बिन मांगी मुराद बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस घोषणा पत्र पर पिछले कई दिनों से निशाना साध रहे थे। राजस्थान के बांसवाड़ा रैली से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के इरादे पर सवाल दागने शुरू कर दिए थे, और जैसे ही पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान दिया, मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज एक्शन मोड में आ गए। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब बात संपत्ति की हो, सोने चांदी की हो, मंगलसूत्र की हो, तो भारतीयों के इससे सेंटिमेंट जुड़ते हैं। मोदी कई दिनों से यही तार छेड़ रहे थे, चुनावी रैलियों में जनता को समझा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही बयान आया, सेंटिमेंट हर्ट होना स्वाभाविक था। गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र का स्क्रिप्ट राइटर बता दिया। पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है।
वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मामले से अनजान बताया। हालांकि कांग्रेस के ही उदित राज सैम पित्रोदा के समर्थन में है। लाखों करोड़ या हजारों सैकड़ों करोड़ जिनके पास संपत्ति है, वो संपत्ति से टैक्स लेकर के 80 करोड़ जो गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन पर मोदी जी जिंदा कर रहे हैं, इनका भी भला हो जाए। उधर राहुल गांधी देशवासियों को संपत्ति सर्वे की जरूरत समझाने की कोशिश में लगे हैं। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। कांग्रेस संपत्ति सर्वे कराने के बाद क्या विरासत टैक्स लगाएगी? पित्रोदा ने जिस अमेरिका को उदाहरण देकर टैक्स की बात कही, वहां क्या नियम है? अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और उसका निधन हो जाता है तो उसके बच्चों को केवल उस प्रॉपर्टी का 45% हिस्सा ही मिलता है। बाकी 55% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। इसे ही अमेरिका में विरासत कर या फिर इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। taxfederation.org रिसर्च के एक सर्वे में बताया गया, कई देश अलग अलग प्रतिशत में टैक्स वसूली करते हैं। जापान में ये 55% है तो इटली में सबसे कम 4%। हालांकि इस विरासत टैक्स में कई पेचीदगियां हैं। अमेरिका के ही सिर्फ 6 राज्यों में ये लागू है। कहीं इसका प्रतिशत 10 से शुरू होता है तो कहीं 20 से। लेकिन इस विरासत टैक्स का गुणगान करने वाले सैम पित्रोदा को बीजेपी ने इतनी संजीदगी से क्यों लिया, इसे भी अब समझिए। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को ओडिशा के तितलागढ़ में हुआ था। 80 के दशक में भारत की दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय पित्रोदा को दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के बुलावे पर साल 1984 में वो भारत आए और दूरसंचार नीति को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सैम पित्रोदा भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राजीव गांधी के परम मित्र और राहुल गांधी के भरोसेमंद सैम पित्रोदा विवादित बयानों के चलते कई दफा सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें विरासत टैक्स की चर्चा पर सफाई भी देनी पड़ी है, लेकिन लगता नहीं बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से ठंडा पड़ने देगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की बनाई पिच है जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भुसावर में पानी की टंकी पर लोग चढ़ चुके हैं। पेयजल की समस्या को लेकर बताया जा रहा है कि लोग काफी आक्रोशित हैं। महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पंप हाउस पर ताला जड़ दिया है। मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी अभी तक पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति जो है वो असमंजस की बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा क्या? देखिए, ये भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे का पूरा मामला है, जहां जो पानी की समस्या है वो विकट बनी हुई थी, जिसके कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और लोगों ने पंप हाउस पर ताला लगा दिया, लेकिन जल विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से लोगों को पानी की समस्या का जो संकट है वो झेलना पड़ा था। उसके बाद में जो अन्य अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश की, आश्वासन दिया कि उन्हें समुचित जो पानी की व्यवस्था है वो और समय पर पानी मिलेगा। उसके बाद महिलाओं को जो पानी की टंकी थी उससे नीचे उतारा गया और लोगों ने पंप हाउस पर जो ताला चढ़ा था उसको खुलवाया गया। फिलहाल मौके पर शांति है। जो लोग कर रहे थे उनको आश्वासन दिया गया है कि उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ा है, उसका जल्द समाधान कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई, लेकिन फिर जल विभाग के मौके पर नहीं पहुंचे। ये
ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बदल दिया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप का नाम घोषित करने के बाद स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश एक बार फिर से कन्नौज से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे कन्नौज में नॉमिनेशन करेंगे। अब कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच सीधा मुकाबला होगा। आज दोनों ही नेता पर्चा भरेंगे। उधर सुब्रत पाठक ने अखिलेश से मुकाबले को रोचक बताया। चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजते, भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने। राजसमंद का रुख करेंगे, जहां बसों के ड्राइवरों में चुनावी ड्यूटी को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अपनी ड्यूटी को लेकर बस ड्राइवर नाच गाकर खुशी जता रहे हैं। चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने कई बसों को अधिग्रहित कर लिया है। ड्राइवरों ने चुनाव में अपना योगदान देने की गौरव की बात कही। इस दौरान ड्राइवरों ने वोटर्स से मतदान की अपील की। शाहजहांपुर में निर्दलीय प्रत्याशी अनोखे ढंग से किन्नरों के साथ नामांकन करने पहुंचा। सबसे पहले उसने किन्नरों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के गाने गाते हुए नामांकन करने के लिए रवाना हुआ। वैदराज किशन अब 19 बार चुनाव लड़ चुके हैं। राखी के अभी तक 19 इलेक्शन लड़ चुका हूं। नाम है मेरा वैदराज किशन और जो जितने नेता हैं उनकी नस रखता हूं अपने पास से। नाम है मेरा वैदराज किशन और मैं सबसे ज्यादा वो इलेक्शन लड़ चुका हूं। और जितने शाहजहांपुर के नेता हैं इनकी एक एक भ्रष्टाचार या हर चीज की नसें मेरे पास छुपी हुई हैं।